Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Today we are going to continue with our new lesson, that is electoral politics, the third one of civics. इलेक्टोरल चुनावी पॉलिटिक्स राजनीति. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो चुनाव के अलावा हमें कुछ और चीजें इसमें नजर आती ही नहीं. Either we are going to discuss about the local government, then also we are going to hold the election for panchayats, then after municipalities, municipal corporation etc. नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के चुनाव अभी भी चल रहे हैं जैसे राजस्थान में. अब उसी प्रकार तो आपके लेसन की शुरुआत की गई, एक एग्जाम्पल से शुरुआत की गई, एन इलेक्शन इन हरियाणा असेंबली इलेक्शन. अब हमारे यहाँ हरियाणा विधानसभा के चुनाव के एग्जाम्पल के द्वारा स्टार्ट किया गया. इसमें 1982 से लेकर 1987 कांग्रेस वहां शासन करती, उसके खिलाफ एक मेजर लीडर हु फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी. ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द पार्टी लोकदल वाज फॉर्म्ड बाय विच लीडर, किस लीडर के द्वारा बनाई गई. नेम द पार्टी विच वाज फॉर्म्ड बाय देवीलाल. तो उसमें एक नई पार्टी बनाएगी लोकदल, किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल. अब हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नए स्लोगन्स दिए जाते हैं. अच्छे दिन आएंगे, सबको इंतजार भी था, शायद आएंगे, उम्मीद कर रहे हैं कभी तो आएंगे. तो उसी प्रकार हर चुनाव में इंदिरा गांधी की बात करें, गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी आज तक नहीं हटी. उसके बाद जनता पार्टी की सरकार की बात करें 1977, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ. वो लोकतंत्र आज भी हमें तो वैसे ही खतरे में दिखाई देता है. तो ये कुछ एक हमारे चुनावी नारे होते हैं जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं. पार्टियां अपना जो भी मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है, उसके साथ वो स्लोगन्स बनाती है, कैची स्लोगन्स, जो लोगों को इस प्रकार की बार बार इस्तेमाल करें और उसके अनुसार लोग आकर्षित भी हो, उसके अनुसार वोट भी करें. इसी प्रकार इन्होंने उस टाइम पर न्याय युद्ध, यानी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन चला उसका नाम दिया न्याय युद्ध, कि न्याय हो. हर वर्ग नाराज है, किसान से लेके और जमींदार, उसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी वर्ग है. तो उसके लिए उन्होंने न्याय युद्ध चलाया. उसके अंदर उन्होंने और ऑपोजिशन पार्टीज को शामिल कर लिया. उन्होंने सबसे बड़ा उस टाइम पर एक नारा दिया कि इफ आई कम टू द गवर्नमेंट ऑल द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन एज वेल द फार्मर्स विल वेव्ड. जितने भी लोन माफ कर दिए जाएंगे, छोटे व्यापारियों के और किसानों के. चुनाव जीते के लिए 90 सीट्स हैं टोटल विधानसभा की हरियाणा में. उसमें 76 सीट लोकदल और उसके अलायंस ने जीती. कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली. द मोस्ट वन कंडीशन कांग्रेस फेस टिल दैट टाइम. उस टाइम तक कांग्रेस ने पहली बार इतना बड़ा सेटबैक देखा, केवल 5 सीटें आई, बाकी अलग पार्टी से कैंडिडेट जीते. देवीलाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आते ही अपना जो नारा दिया था वो उसको मान भी लिया. 3 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री बने और बनते ही पहला ही आदेश उन्होंने जारी किया लोन माफ करने का. ये तो था हमें केवल चुनाव का अंदाजा देने के लिए, किस प्रकार चुनाव की हमारे पहले चुनाव कांग्रेस जीती, जो कांग्रेस सरकार बनाई, उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया, दोबारा चुनाव हुए, दूसरी सरकार बना ली गई. अब इसमें आगे पूछ रखा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत क्यों है. अब ऐसी कंडीशंस की बात करें जहां चलो इलेक्शन नहीं होते हो, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? लोग अपनी बात कैसे रखें आगे? और फिर कहां पॉसिबल है ये? वहां पॉसिबल है जहां जनसंख्या बहुत कम हो, स्मॉल कम्युनिटीज देर, छोटा समुदाय है, आपस में बैठ के बात कर ली, डिस्कशन होगा, डिसीजन ले लिया गया. लेकिन भारत जैसे बड़े देश या कोई भी बड़ा देश जहां इतनी बड़ी संख्या ज्यादा हो, तो क्या पॉसिबल है? जो पहले वाले कंडीशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंडीशन है कि इकट्ठे बैठ के डिसीजन ले लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरी कंडीशन कि चलो चुनाव नहीं कराते, एक्सपीरियंस के बेस पर, नॉलेज के बेस पर किसी को बता दें कि शासन चलाएगा. तो सबसे पहली कंडीशन तो ये तय करना कि किसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसकी नॉलेज ज्यादा है. अगर बाय चांस मान लो वो भी कर लिया गया, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो शासन चला रहे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं. फिर वो कौन सी कंडीशन होगी कि मान लो लोग पसंद नहीं करते, ढंग से काम नहीं करते, उनको हटा दें, उसके लिए तो कोई प्रक्रिया हो. तो ये सारी चीजें हमें किसकी तरफ ले जाती हैं? अल्टीमेटली लीड टू एन इलेक्शन. कि अंत में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि क्यों ना सीधा चुनाव करा लिया जाए, लोगों से पूछा जाए उनका प्रतिनिधि कौन होगा, और अगर वो ढंग से काम नहीं करता तो अगला चुनाव एक समय सीमा तय कर दी जाए, इसमें चुनाव होंगे, दोबारा बदल दे उसको, या फिर अगर वो अच्छा करा तो कंटिन्यू करा दिया जाए. तो हमने ये कंडीशन देखी जिसकी वजह से हमारा चुनाव जरूरी है. क्यों जरूरी है? पहला तो
इन ए लार्ज कम्युनिटी इज नॉट पॉसिबल टू टेक द डिसीजन डायरेक्टली। बड़ा समुदाय डिसीजन सीधे नहीं लिए जा सकते। नॉट एवरीवन हैज द नॉलेज और टाइम टू कम टुगेदर टू टेक ए पार्टिकुलर डिसीजन। हर समय किसी व्यक्ति के पास हर सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो और हर बार जब डिसीजन लेना हो सारे सबके पास समय भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, इफ द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विल दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पब्लिक। क्या जरूरी है पब्लिक के अनुसार काम करेंगे? तो अपनी काबिलियत से बने। एक आईएएस, एक एचसीएस, एक आरएएस वो लोगों की इच्छा का ध्यान नहीं रखेगा, वो जो नियम है उनका ध्यान रखेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरह काम थोड़ी करेगा, वो तो उसके अपनी काबिलियत के दम पर बना, वहां जाके उसने उसी अनुसार काम किया। हो सकता है लोग उसको पसंद नहीं करते और हो सकता है लोगों की कुछ इच्छाएं ऐसी हो जिनको उसको इस प्रकार से डील करता हो कि लोग चाहते नहीं हो। फिर दूसरा, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म जो चेंज करने की हमें पावर भी देता हो। कोई अच्छा व्यक्ति या ढंग से काम नहीं करता है तो उसके लिए हमें सब चीज के लिए क्या एक इलेक्शन की जरूरत होती है। अब चलो इलेक्शन भी है, अब ये कैसे पता लगाए कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है कि नहीं, लोकतांत्रिक है कि नहीं? तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिससे हमें पता लगा कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं। अब इसमें देखो कुछ कंडीशंस कौन सी होंगी। सबसे पहले तो एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव द इक्वल वैल्यू। सबको तो वोट का अधिकार हो एक सर्टेन एज के बाद, जैसे हमने दे रखा है 18 के बाद, और हर वोट की कीमत बराबर हो। नरेंद्र मोदी जी डालेंगे तो भी एक ही काउंट होगा, अगर वही वोट आपके पेरेंट्स डालते हैं, मम्मी पापा डालते तो भी एक ही काउंट होगा। इसका मतलब सबको वोट का अधिकार है, वोट की कीमत बराबर है। दूसरी कंडीशंस, देयर मस्ट बी फ्रीडम टू फाइट इलेक्शन, देयर मस्ट बी चॉइस इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने कुछ चॉइस तो हो। अब जैसे चाइना की बात करें, इलेक्शन तो वो भी कराते हैं, लेकिन ओनली वन पार्टी इज देयर, एक पार्टी चुने किसको। तो लोकतंत्र नहीं है जहां हमारे पास चॉइस नहीं है। तो यहाँ चुनाव के लिए स्वतंत्रता तो हो। भारत में आपने पहले इस जो 10th क्लास आगे आएगी, इससे पहले डिस्कस किया कि देयर आर मोर देन 750 पार्टी, लगभग 750 से ज्यादा पार्टियां भारत में। फ्री है तभी तो है कि कोई पार्टी चुनाव लड़े, किसी भी आधार पर अपनी पार्टी बनाए अलग। तो हमारे पास चुनाव, और उसके बाद पार्टी की बात छोड़ दें, वी हैव द फ्रीडम टू फाइट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर चुनाव, निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़े आप। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि लोगों को स्वतंत्रता हो चुनाव लड़ने की भी। पहला तो वोट डालने की, सबके वोट की कीमत बराबर, दूसरा चुनाव लड़ने की भी। थर्ड वन, देयर मस्ट बी इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल। एक समय सीमा तो हो कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की कहीं चुनाव होंगे। मान लो हमने गवर्नमेंट चुन ली, कल को लगा हमारे अनुसार काम नहीं करे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो सो दैट वी कैन चेंज इट, ताकि हम बदल भी पाए। तो जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पर भी हो। देन आफ्टर only the candidate which was preferred by the public should be announced elected। ऐसा नहीं हो कि कोई हमारे पास ड्यू टू मसल पावर कोई बाहुबली है, उसने जो काउंटिंग सेंटर उस पर कब्जा किया, डिक्लेयर कर दिया मैं जीत गया, जिसको लोगों ने वोट डाला कि उसी कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाए जीता। देन आफ्टर द इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, सबको बराबर का अवसर मिले चुनाव लड़ने का, और इस प्रकार की सब आराम से बूथ तक जाए, अपना वोट कास्ट करें और उसी अनुसार काउंटिंग भी हो, फ्री एंड फेयर मैनर में हो, तब जाके हमारे पास डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। ये हमारे था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आर इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इफ यू आर इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।